हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत समकालीन भारत विषय का चौथा अध्याय कृषि। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका बहुवैकल्पिक प्रश्न, यानी कि इन प्रश्नों में आपको कुछ विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प चुनना है। इसका फर्स्ट पार्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। और इसके विकल्प हैं आपके लिए क स्थानांतरित कृषि, ख रोपण कृषि, ग बागवानी और गहन कृषि। तो आप देख सकते हैं बच्चों इनमें से आपको एक सही विकल्प चुनना है। तो आपका सही विकल्प क्या होगा, आइए उत्तर जान लेते हैं। उत्तर है आपका ख, यानी कि रोपण कृषि। यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे रोपण कृषि। इसके बाद बच्चों इसका सेकेंड पार्ट है, इनमें से कौन सी रबी फसल है। किनमें से, ये आपके ऑप्शन है यहाँ पर क चावल, ख मोटे अनाज, ग चना और घ कपास। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या होगा बच्चों, आपका सही ऑप्शन होगा ग वाला, यानी कि चना। यहाँ पर लिखेंगे आप चना। इसके बाद बच्चों थर्ड पार्ट आता है आपका, इसमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। और ऑप्शन है आपके, आप देख सकते हैं यहाँ पर क है दालें, ख है मोटे अनाज, ग है ज्वार तिल और घ है तिल। तो यहाँ पर जो है आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो आपका उत्तर होगा क वाला, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क में क्या है, दालें। तो ये आपका सही ऑप्शन होगा। इसी प्रकार से आप लिखते चले जाएं। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है बच्चों, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है। और ऑप्शन है आपके अधिकतम सहायता मूल्य, न्यूनतम सहायता मूल्य, मध्यम सहायता मूल्य या प्रभावी सहायता मूल्य। तो क्या उत्तर होगा आपका, उत्तर होगा आपका ख वाला ऑप्शन। आप देख सकते हैं न्यूनतम सहायता मूल्य। तो आप इसे लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं, यहाँ पर दूसरा प्रश्न शुरू होता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। कितना देना आपने, 30 शब्दों में उत्तर देना है। और इसका जो है फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर, एक पेय फसल का नाम बताएं तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दें। तो क्या उत्तर लिखेंगे आप, उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, चाय एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में उगाई जाती है। चाय की खेती के लिए वर्ष भर कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है। भारत विश्व का अग्रणी चाय उत्पादक देश है। आई बात समझ में। इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं दूसरे प्रश्न का फर्स्ट पार्ट। और इसके बाद बच्चों दूसरे प्रश्न का सेकेंड पार्ट है यहाँ पर, इसमें पूछा है भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताएं जहाँ यह पैदा की जाती है, उन क्षेत्रों का विवरण भी दें। तो यहाँ पर आप उत्तर लिख सकते हैं। आप जानते होंगे गेहूँ भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल है। यह देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। देश में गेहूँ उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं। और कौन कौन से हैं बच्चों, पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भाग गेहूं पैदा करने वाले प्रमुख राज्य हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं दूसरे प्रश्न के सेकंड पार्ट का उत्तर। और इसके बाद बच्चों यहीं पर आता है इसका थर्ड पार्ट, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनाएं। तो आप सूची किस प्रकार से बनाएंगे, उत्तर लिखेंगे सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रम निम्नलिखित हैं। और कौन कौन से हैं, नंबर 1 जोतों की चकबंदी, नंबर 2 जमींदारी प्रथा की समाप्ति, नंबर 3 अधिक उपज देने वाले बीजों के द्वारा हरित क्रांति, और नंबर 4 लिखेंगे पशुओं की नस्ल में सुधार कर दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति। और इसके बाद लिखेंगे 5वां बाढ़, चक्रवात, आग और बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान। इसके बाद नंबर 6 पर लिखेंगे किसानों को कम दर पर ऋण दिलाने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना की गई। 7वां पॉइंट लिखेंगे बच्चों किसानों के लाभ के लिए किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई। इसके बाद 8वां पॉइंट लिखें आकाशवाणी और दूरदर्शन पर विशेष किसान कार्यक्रम प्रसारित किए गए। 9वां है आपके लिए
किसानों को दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य की घोषणा सरकार करती है। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे 10वां, कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की घोषणा भी सरकार करती है। तो आई बात समझ में, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका उत्तर आप देख रहे हैं, यहाँ पर थर्ड पार्ट है ये दूसरे प्रश्न का, और इसका उत्तर आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं बच्चों। ठीक इसी प्रकार लिखें, साथ साथ याद भी करें। इसके बाद दूसरे प्रश्न में यहीं पर है इसका फोर्थ पार्ट, और यहाँ पर पूछा है दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है, क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे भारत में लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि भूमि में कमी आई है। भूमि के आवासन इत्यादि गैर कृषि उपयोगों तथा कृषि के बीच बढ़ती भूमि की प्रतिस्पर्धा के कारण कृषि भूमि में कमी आई है। भारत की बढ़ती जनसंख्या के साथ घटता खाद्य उत्पादन देश की भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार के जोतों पर यदि खाद्यान्नों की खेती ही होती रही तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकारमय है। भारत में 60 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि आती है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण करने की कोशिश करनी होगी, नहीं तो खाद्य संकट उत्पन्न हो जाएगा तथा किसानों की स्थिति दयनीय हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। आई बात समझ में? यह था आपका दूसरे प्रश्न का चौथा प्रश्न, और यहाँ पर जो ये प्रश्न आप देख सकते हैं, इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखें बच्चों, और साथ साथ याद भी करें। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 3, और यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। तीसरे प्रश्न का फर्स्ट पार्ट है बच्चों, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाइए। उत्तर आप लिख सकते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश के 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ संस्थागत और प्रौद्योगिक सुधार किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। और क्या क्या हैं आप हेडिंग डालकर लिखेंगे। नंबर 1, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। उसके बाद लिखेंगे किसानों के लिए जमींदारी प्रथा एक अभिशाप थी, इसलिए सरकार ने जमींदारी प्रथा को समाप्त करके भूमिहीन काश्तकारों को जमीन का मालिकाना हक दे दिया और जोतों की अधिकतम सीमा निश्चित कर दी गई। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप पहली हेडिंग बना सकते हैं। दूसरा लिखेंगे आप खेतों की चकबंदी, और हेडिंग डालकर लिखेंगे पहले किसानों के पास छोटे छोटे खेत थे जो आर्थिक रूप से गैर लाभकारी होते थे, इसलिए छोटे खेतों की चकबंदी कर दी गई। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों हरित क्रांति, और यहाँ पर हेडिंग डालकर लिखेंगे सरकार ने किसानों को अधिक उपज देने वाले बीज उपलब्ध करवाए, जिससे कृषि विशेषकर गेहूं की कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इसे हरित क्रांति का नाम दिया गया। आई बात समझ में? हरित क्रांति क्या होती है। इसके बाद चौथा पॉइंट आपके लिए प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण, और हेडिंग डालकर लिखेंगे किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई छोटी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई। पांचवा पॉइंट लिखेंगे बच्चों फसल बीमा, और हेडिंग डाल देंगे, फिर लिखेंगे फसलें प्रायः सूखा, बाढ़, आग आदि के कारण नष्ट हो जाती थी, जिससे किसानों को बहुत हानि उठानी पड़ती थी। इन आपदाओं से बचने के लिए फसल बीमा योजना शुरू की गई। इसके द्वारा फसल नष्ट हो जाने पर किसानों को पूरा मुआवजा मिलने लगा, जिससे उसे सुरक्षा प्राप्त हुई। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे नंबर 6 पर सरकारी संस्थाएं, और यहाँ पर हेडिंग डालकर लिखेंगे किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना की गई। ये संस्थाएं किसानों को महाजनों के चंगुल से बचाती हैं। रेडियो तथा दूरदर्शन पर मौसम की जानकारी तथा कृषि संबंधी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। अगला है बच्चों 7वां पॉइंट, किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी शुरू की हैं। 8वां पॉइंट लिखेंगे किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है। इसके बाद 9वां पॉइंट है बच्चों खेती में आधुनिक उपकरणों के प्रयोग पर बल दिया जाने लगा, इससे उत्पादन में वृद्धि हुई। और 10वां पॉइंट लिखेंगे भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिससे कृषि के उत्पादन में वृद्धि हो सके। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप लिखते चले जाएंगे तीसरे प्रश्न के फर्स्ट पार्ट का उत्तर। इसके बाद सेकेंड पार्ट आता है तीसरे प्रश्न में, और इस यहाँ पर पूछा है बच्चों भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। और यहाँ पर आप उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे
वैश्वीकरण से हमारा तात्पर्य है विश्व के अनेक देशों का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में एक दूसरे के निकट आ जाना। वैश्वीकरण के कारण विभिन्न चीज़ें एक देश से दूसरे देश में आने जाने लगी, जिससे उच्च कोटि की चीज़ें ही बाजार में टिक सकी हैं। वैश्वीकरण के कृषि पर कुछ अच्छे प्रभाव पड़े जो निम्नलिखित हैं, और इनको लिखेंगे आप पॉइंट डालकर। नंबर 1 लिखेंगे, भारत दूसरे देशों को अन्न का निर्यात कर अपनी ज़रूरत का अन्य सामान खरीदने लगा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, विभिन्न फसलों की मांग बढ़ने से भारत में इन चीज़ों का अधिक उत्पादन होने लगा। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टिकने के लिए भारतीय किसानों ने अपने उत्पादन का गुणवत्ता व स्तर बढ़ाने की कोशिश की है। अगला लिखेंगे चौथा पॉइंट, वैश्वीकरण के कारण अधिक उत्पादित होने वाली चीज़ों को दूसरे देशों में बेचकर अच्छे दाम प्राप्त किए जा सकते हैं। पांचवा पॉइंट लिखेंगे, कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से बहुत से देशों में नई नई चीज़ों की पैदावार होने लगी जो पहले संभव नहीं था। इसके बाद बच्चों बात करते हैं यहाँ पर वैश्वीकरण के कृषि पर कुछ बुरे प्रभाव भी पड़े, उनके बारे में आप लिखेंगे। वैश्वीकरण के कृषि पर कुछ बुरे प्रभाव भी पड़े जो निम्नलिखित हैं, और क्या क्या हैं। नंबर 1 लिख सकते हैं, विश्व के धनी देशों ने विभिन्न विकासशील देशों में अपना सस्ता अनाज और अन्य कृषि से प्राप्त वस्तुएं बड़ी मात्रा में भरनी शुरू कर दी, जिससे विकासशील देशों के किसान उनका मुकाबला न कर सके तथा कृषि का काम छोड़ने पर मजबूर हो गए। इसके बाद बच्चों दूसरा है यहाँ पर पॉइंट आपके लिए, विश्व के धनी देश निर्धन देशों से सस्ती दरों पर अनाज खरीदने की कोशिश करते हैं। तीसरा पॉइंट है, कृषि के वैश्वीकरण के कारण छोटे किसानों को कृषि कार्य छोड़ना पड़ा क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाए। इसके बाद बच्चों चौथा पॉइंट लिखेंगे, कृषि के वैश्वीकरण ने व्यापारिक कृषि को बढ़ावा दिया। किसानों ने वही वस्तु पैदा की जिसकी बाजार में मांग हो, न कि जनता की आवश्यकताएं पूरी करने वाली चीज़ों का उत्पादन किया। और इसके बाद पांचवा पॉइंट लिखेंगे, कृषि के वैश्वीकरण के कारण ही भारत को लंबे समय तक ब्रिटेन का उपनिवेशक बनकर कृषि पर अतिरिक्त बोझ को वहन करना पड़ा। 1990 के बाद की बात करते हैं तो 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफ़ी, जूट और मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सब्सिडी दी जाती है। यदि भारतीय कृषि को सक्षम बनाना है तो छोटे किसानों की स्थिति सुधारनी होगी। तो ये था आपका उत्तर, यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों। तीसरे प्रश्न का थर्ड पार्ट है यहाँ पर, और इसमें पूछा है चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। यहाँ पर उत्तर लिखेंगे आप, भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। यह एक खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नदी घाटियों और डेल्टा प्रदेशों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी चावल के लिए आदर्श होती है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। चावल जून जुलाई में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के शुरू होने पर उगाया जाता है और पतझड़ की ऋतु में काटा जाता है। तो ये थी बच्चों जानकारी यहाँ पर चावल के बारे में। इसके बाद अगला जो है आपके लिए प्रश्न है यहाँ पर परियोजना कार्य से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, और यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, किसानों की साक्षरता विषय पर एक सामूहिक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें। तो इसके बारे में आप चाहें तो अपने हिसाब से लिख सकते हैं बच्चों, और यहाँ पर ध्यान देंगे विद्यार्थी निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखकर उपयुक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। और क्या क्या विषय हैं वो यहाँ पर ध्यान दें। नंबर 1 है भारत में साक्षरता दर। नंबर 2 किसानों में साक्षरता दर। इसके अंतर्गत विद्यार्थी पुरुषों और महिलाओं में साक्षरता दर को अलग अलग ज्ञात करेंगे। ध्यान रखें आप इन बिंदुओं का। तीसरा है साक्षरता दर में कमी के क्या कारण हो सकते हैं और कृषि पर इसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप इन मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपनी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, दूसरा प्रश्न, भारत के मानचित्र में गेहूं उत्पादन क्षेत्र दर्शाइए। और आपको इस प्रकार से आपकी पाठ्य पुस्तक में गेहूं उत्पादक क्षेत्र का एक मानचित्र दिखाई देगा। आप चाहे तो इसे बना सकते हैं और इस प्रकार से जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं इसे दर्शा सकते हैं। इसके बाद बच्चों आगे आते हैं आपके लिए प्रश्न क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्न है।
ऊपर नीचे और दाएं बाएं चलते हुए वर्ग पहेली को सुलझाएं और छिपे उत्तर ढूंढें। ध्यान रखें, पहेली के उत्तर अंग्रेजी के शब्दों में दिए हुए हैं और इस प्रकार से आप देख सकते हैं। उत्तर में आप इस प्रकार से भर सकते हैं बच्चों। वर्ग पहेली में जहाँ पर लिखा है भारत की 2 खाद्य फसलें, तो वहाँ पर आप लिखेंगे राइस और व्हीट। इसके बाद दूसरा पॉइंट आपके लिए, यह भारत की ग्रीष्म फसल ऋतु है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जायद। और तीसरा है अरहर, मूंग, चना, उड़द जैसी दालों से मिलता है, क्या मिलता है? प्रोटीन। तो आप इसे अपनी वर्ग पहेली में देख सकते हैं बच्चों। और इसके बाद है चौथा है, यह एक मोटा अनाज है, और क्या है मोटा अनाज? यहाँ पर लिखेंगे आप मेज। पांचवा है आपके लिए, भारत की 2 महत्वपूर्ण पेय फसल हैं, और क्या है बच्चों? टी और कॉफ़ी। आप इसे देख सकते हैं वर्ग पहेली में। और छठा होगा आपके लिए, काली मिट्टी पर उगाई जाने वाली 4 रेशेदार फसलों में से एक, और यहाँ पर लिखेंगे कॉटन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी वर्ग पहेली हल हो जाएगी बच्चों। इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार लगातार क्लास 10th सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत समकालीन भारत के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए लगातार जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे अपने सभी पाठों के प्रश्न उत्तर। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जानते रहे अपने सभी पाठों के प्रश्न उत्तर। हमारे साथ मिलते हैं फिर अगले पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।